अब तक हम एसिड्स और बेस की अच्छी खासी एग्जांपल्स देख चुके हैं और मैं रिव्यू के लिए उनमें से कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ और ताकि आप एक जनरल पैटर्न देख सकें और कुछ और बात को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरे पास एक एसिड है, वीक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो कि एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में है, जाहिर बात है, वैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि ये एक वीक एसिड है जो कि पूरी तरह से एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक नहीं होता, इसका कुछ हिस्सा ब्रेक होता है। तो ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर H प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाएंगे इस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में AQ, और जाहिर बात है कि सब कुछ पानी में ही हो रहा है। और साथ ही साथ इसका कुछ जो फ्लोरीन या फ्लोराइड माइनस आयन है एक्वस सोल्यूशन में वो भी टूट के अलग हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को, इस केमिकल इक्वेशन को और तरह से भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और एसिडिक रिएक्शन आपके सामने लिखना चाहूँगा और वो है हाइड्रोनियम आयन NH4 प्लस। ये भी फर्ज कीजिए मैंने इसको X का एक्वस सोल्यूशन बनाया, इसको यानी कि पानी में इसको मैंने हल किया, पानी में इसको मैंने मिला दिया। ये भी पूरी तरह से डिसएसोसिएट नहीं होगा बल्कि इसका भी कुछ हिस्सा डिसएसोसिएट होगा और H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाएगा पानी में और NH3 एक्वस सोल्यूशन में बनाएगा। तो ये दोनों के दोनों एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जाहिर करते हैं। यहाँ पर हम एक वीक बेस की, वीक एसिड की बात कर रहे हैं जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरेल डेफिनेशन पर भी पूरा उतरता है, जो कि प्रोटॉन डोनर है सोल्यूशन में और हाइड्रोनियम आयन भी क्रिएट कर रहा है अपने इर्द गिर्द के पानी में, और इसीलिए हम इसको एक एसिड भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये वीक एसिड है, लिहाजा ये जो रिएक्शन है ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में जाएगा। और ये हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो फ्लोराइड है Fl माइनस, ये इसके बाद ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये इसी एक्वस सोल्यूशन में जाकर ये कुछ OH की कंसंट्रेशन में इजाफे का बायस बन रहा हो, क्योंकि इसको मैं हमेशा जो है फ्लोरीन को Fl लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको क्लोरीन Cl से मिक्सअप कर देता हूँ, लेकिन ये असल इसकी जो सिंबल है वो F है, ये F है, ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो ये फ्लोराइड के लिए मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो मैं इस वीक एसिड रिएक्शन को जो कि इक्विलिब्रियम में है मैं दोबारा से लिख सकता हूँ क्योंकि टू वे रिएक्शन है, लिहाजा मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ ले आऊँ, उस तरफ ले जाऊँ, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन जो कि एक्वस सोल्यूशन में है, अगर मैं इसको शामिल कर दूं तो ये पानी में OH मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने का बायस बनेगा। जी हाँ, क्योंकि एक फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को ज़्यादा शिद्दत के साथ खींचने की सलाहियत रखता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में से कुछ हाइड्रोजन को अलग करके, मैं इसको ये फ्लोरीन को एक अलग कलर दे रहा हूं, तो ये HF बनाएगा जो कि एक एसिड है जाहिर है, और क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O है, H2O मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द सब जगह मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो नतीजा क्या होगा कि उस एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास कुछ OH आयन्स, OH नेगेटिव आयन्स भी बन जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये अगर प्रोटॉन डोनर था तो, और ये फ्लोरीन जो है ये प्रोटॉन को ग्रैब करने वाला, या यूं कहिए कि हाइड्रोजन को ग्रैब करने वाला था, तो इसकी वजह से OH कंसंट्रेशन जो थी वो इसमें वाटर सॉल्यूशन में ये बढ़ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बेस है जो कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन फ्लोराइड के बिल्कुल उलट ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो को क्रिएट कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में ये बेसिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एसिडिक है हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला। अब अगर हम इसकी अमोनियम की बात करें, बिल्कुल इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं इसको बिल्कुल उलट डायरेक्शन में कि NH3 एक्वस सोल्यूशन में, और ये
ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, और याद रखिए इक्विलिब्रियम का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशंस बराबर हों, बल्कि रिएक्शन रेट जो है वो इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में मेरे पास NH4 बनेगा, क्योंकि ये यहां से इस पानी से कुछ ग्रैब कर रहा होगा हाइड्रोजन को, और नतीजे में क्या होगा, वहां पर पानी में मेरे पास OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। तो ये दोनों के दोनों जो रिएक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं, एक ही जैसे हैं। अमोनियम जो है वो एक वीक बेस है और अमोनिया जो है वो एक वीक एसिड है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, जबकि फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो एक वीक बेस है। यहां पर ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि और फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है। चलिए मैं इसी सारे एक्सप्रेशन को एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूं कि वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक बेस, चलिए मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने लिखता हूं। वीक बेस मेरे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, और इसका जो वीक बेस है वो F है। क्या किया मैंने, इसमें से मैंने एक H को निकाल बाहर किया तो वो बेस बन गया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन को, प्लस आयन को बाहर निकाला। इसी तरह NH4 यानी कि अमोनियम प्लस आयन है, जो, और जबकि NH3 जो है वो वीक बेस है। NH4 जो है वो, यहां से आप देखिए आपने NH4 में से एक H निकाल दिया और आपने NH3 में एक H ऐड कर दिया, तो बात एक ही आ गई। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। यानी कि NH4 का कॉन्जुगेट NH3 और HF का कॉन्जुगेट F-, हाइड्रोजन फ्लोराइड का F-, यानी कि फ्लोराइड आयन। ये कॉन्जुगेट पेयर्स भी कहलाते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स, सही। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के एक फर्क में। एसिड में एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा और वीक में एक हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन जो बात समझने वाली है वो यही है कि अगर हाइड्रोजन का एक से ज्यादा का फर्क होगा तो हम इनको कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं कहेंगे, जैसे कि ये H2O है और ये OH- है। ये कॉन्जुगेट पेयर्स हैं एक दूसरे के। अगर मैं H2O को फर्ज कर लीजिए कि मैं एसिड कहता हूं कि डोनेट कर रहा है इसमें, तो इसमें से एक H निकाल दूंगा, OH- बचेगा, जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि यहां पर फर्क जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का या सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क आ रहा है। अगर मेरे पास H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन अगर मेरे पास हो और मैं उससे कहूं कि OH से क्या रिश्ता है, तो ये कॉन्जुगेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है वो 2H का डिफरेंस है, 2H प्लस आयन्स का डिफरेंस है, जबकि क्योंकि H3O एक प्लस चार्ज होता है इस पर, तो ये नॉट कॉन्जुगेट, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि इनमें नॉट कॉन्जुगेट पेयर्स, लिहाजा मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते भी जा रहे होंगे साथ ही साथ। इसी तरह अगर मैं H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन जो कि एक एसिड है, और आप इसमें से एक H निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, H2O। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोनियम आयन और H2O यानी कि पानी का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो वो एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हैं। तो हर कॉन्जुगेट पेयर में एक हमारे पास एसिड होता है जिसमें कि एक H ज्यादा होता है, और एक हमारे पास बेस होता है जिसमें कि एक हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होता है। इसी तरह NH3 ये बेस है, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, और ये NH4 का यानी अमोनियम का कॉन्जुगेट है, जो कि कॉन्जुगेट एसिड है इस पेयर में। तो इन सबको हम इस तरह की जो सिचुएशन आती है उनमें हम, ये मैं वीक की जगह कॉन्जुगेट लिख रहा हूं, कॉन्जुगेट एसिड, और वीक की जगह कॉन्जुगेट बेस। और कोई भी चीज जो है वो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड हो सकती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो या बहुत ज्यादा बेसिक हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि पानी में मिलने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है।
और इसमें H जो है वो एक प्रोटॉन है। तो क्या होता है, ये पानी में मिलने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जो हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो Cl- होगा, और ये हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नतीजे में हमारे पास ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो Cl- होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लिहाजा इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि अगर मैं HCl को एक्वस सोल्यूशन में डालूं, ये मैं बाकायदा, तो ये वन वे रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा इस एक्वस सोल्यूशन में। तो क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट हो जाता है, तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Cl- है ये पानी से ज़्यादा बेसिक है, और इसका कोई इरादा नहीं है कि ये दोबारा जो है वो हाइड्रोजन को पकड़ के और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का पूरा मॉलिक्यूल बनाए। तो ये जो है ये बेसिक ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये नेगेटिव आयन जो है ये पानी के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि टिलकता फिरेगा। तो ये जो है ये एक कॉन्जुगेट बेस यकीनन होगा ये HCl का, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, बल्कि ये पानी के मुकाबले में बहुत कम बेसिक होगा। इसी तरह अगर ये Cl+H अगर मैं जाऊं और मैं इनका रिएक्शन करवाने चाहूं, तो ये HCl नहीं बनाएगा। क्यों? इसलिए कि जब ये पानी में घिरा हुआ होगा तो ये पानी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पानी से इसको ज़्यादा रग़बत आएगी बनिस्बत प्लेन हाइड्रोजन के। तो ये जो क्लोरीन N आयन या माइनस आयन जो कि वाटर में है, वो आप इसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें पानी में, लेकिन ये उस पानी की OH वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा pH चेंज जो इसको हम कहते हैं, या इसकी एसिडिटी और बेसिक चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ HCl की सूरत में होगा। यानी कि सिर्फ क्लोरीन से पानी की pH जो है वो सेम रहती है, 7 ही रहती है क्लोरीन मिलाने की सूरत में, और जो कि ज़ाहिर बात है पानी, और क्लोरीन की वजह से अगर मैं 10 मोलर भी कर दूंगा, 10 मोलर भी कर दूंगा, तब भी इसकी जो pH है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही इसकी POH पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCl जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन Cl जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस, Cl- इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकला? कॉमन सेंस की बात अब आपकी समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो कॉन्जुगेट्स होते हैं या कोई भी कॉन्जुगेट होता है वो न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता उनका pH वैल्यू पर। इसी तरह जिसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको कि क्लोरीन माइनस को अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो ये क्लोरीन माइनस रहेगा और ये पानी ही रहेगा। ये पानी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा, ना OH को कुछ छेड़ेगा ना H को कुछ छेड़ेगा, यानी कि पानी अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। और इसीलिए हम क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं बड़े आसानी से पानी की सफाई में। और इसी तरह ये फ्लोरीन जो कि एक कमज़ोर बेस है, ये 2 वे रिएक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, ये जाके हाइड्रोक्साइड OH- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये ज़्यादा बेसिक हो गया, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन की या एक्वस सॉल्यूशन की pH जो है वो बढ़ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो एक वीक बेस होता है। सही? अब मैं एक बार फिर जरा रंग बरंगा होने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉन्जुगेट वीक बेस का कॉन्जुगेट जो है वो एक वीक एसिड होगा। वीक एसिड क्यों? इसलिए कि वो हम 2 वे रिएक्शन में देख चुके हैं कि किस तरह से वो हाइड्रोजन पर और OH पर असरअंदाज होगा। तो
अगर आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस है, एक्चुअली मैं ज़रा देख लूँ, मैं कुछ और भी चीज़ें कर लूँ, तो अब बस हम अपने जो नुक्ते की बात है वो तकरीबन हमने फिनिश कर ली है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले रहा हूं, एसिड और उसका कॉन्जुगेट। ठीक, ये मेरे पास एक कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड मेरे पास अगर HNO3, मैं इनके नाम नहीं जानता, इनके सिर्फ फार्मूले मुझे याद हैं। अगर ये अपने एक हाइड्रोजन से यानी कि H+ से छुटकारा पा लेता है तो इस पर NO3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो NO3 जो है वो कॉन्जुगेट बेस होगा HNO3 का। इसी तरह H2SO4, हाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला, उसका नाम मुझे याद है। तो ये अगर एक हाइड्रोजन से छुटकारा पा ले और HSO4 होके माइनस हो जाए तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ब्रोमीन माइनस यानी कि ब्रोमाइड आयन जो है वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन से या एक प्रोटॉन से छुटकारा पा लिया है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो OH- का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा H2O, और H2O का कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो होगा H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और HCO3- का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा H2CO3। और इस तरह से आप चाहें जितनी एग्जांपल्स लेना चाहें वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने ये पॉइंट जो है बड़ी हद तक आप पर वाज़ेह कर दिया है।